नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने प्रथम वीडियो में अपने चैनल का इंट्रोडक्शन कराया था और आपसे कहा था कि सेकेंड वीडियो में क्लास को शुरू कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, चूँकि हिंदी एक भाषा है तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि भाषा क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं भाषा की ओर। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावनाओं का आदान प्रदान करता है। समाज में है, हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, वो हमारी बात को भाषा के माध्यम से ही समझता है और फिर अपनी बात को वो हमको समझाता है। यानी भाषा के द्वारा जो है हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। मान लीजिए अगर हमारे पास भाषा ना होता तो जिस प्रकार पशुओं को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो उसी प्रकार हम भी किसी कोने में पड़े रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ना हम अपने दुख को शेयर कर पाते, ना अपने खुशी को शेयर कर पाते। यानी कि भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं भाषा शब्द कहाँ से आया। तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। एक चीज़ हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाषा जो है हम चार प्रकार से अपनी भावनाओं को समाज में आदान प्रदान करते हैं। तो क्या है, इसको एक ट्रिक है सुबोपली। तो सुबोपली क्या है? सु से हो गया सुनना, यानी सुनकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। बो से हो गया बोलना, पा से हो गया पढ़ना और ली से हो गया लिखना। तब मनुष्य चार प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो ये रहा भाषा। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से भाषा के तीन प्रकार हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले है मौखिक भाषा। मनुष्य जब अपनी भावनाओं को बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अभी जो हम बोल रहे हैं ये मौखिक भाषा है। समाज में मनुष्य एक दूसरे से बात करता है, वहाँ भी मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं, वहाँ भी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। उसके बाद है लिखित भाषा। आज जो हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं वो लिखित भाषा के कारण ही संभव हो पाया है। कार्यालय में हमें अगर कोई आवेदन देना होता है तो वहाँ हम मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ हमें लिखित भाषा के रूप में ही अपने आवेदन को देना पड़ेगा। तो लिखित भाषा का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि इसमें एक अस्थायित्व होता है। एक अन्य भाषा है सांकेतिक भाषा, इसका भी अपना महत्व है। गूंगे लोग सांकेतिक भाषा में ही बात करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। मान लीजिए कि आप स्टेशन में गए हैं, गाड़ी तब तक नहीं खुलती है जब तक उसको हरा रंग का सिग्नल नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ भी एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। स्कूल में भी जैसे ही घंटी बजता है शिक्षक लोग अपने क्लास को चेंज करते हैं, यानी उसको एक संकेत मिल जाता है कि हमारा घंटी अब खत्म हो गया, हमें दूसरे क्लास में जाना है। तो सांकेतिक भाषा का भी अपना एक महत्व है। तो तीनों भाषा का महत्व है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अनुमान के तहत जो है विश्व में 6,500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है।
ये सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी मिलती है। कहीं आपको 6000 भी देखने के लिए मिलेगा, कहीं 6500, तो कहीं 7000। तो ये अनुमान के तहत बताया जाता है कि विश्व में कुल 6500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। इनमें से 2000 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें काफ़ी छोटे समूह द्वारा बोली जाती है, यानी इनको बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम है। 1000 से भी कम आदमी ऐसा है जो कि 2000 भाषाएं बोलते हैं। तो इसका हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है इस पॉइंट को, जो कि मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो विश्व में जो है 2796 भाषाएं ऐसी है जो मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार लिपियां, विश्व में 400 लिपियां मान्यता प्राप्त है। तो इस दोनों पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, 2796 भाषाएं और 400 लिपियां मान्यता प्राप्त है। एक जगह हम लोग कॉन्फ्यूजन होते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं क्या है। तो प्राय सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, लेकिन ये गलत है। विश्व में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं चीन की मंदारिन भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं क्या है, तो वो मंदारिन है। तो हम यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो प्रथम 5 भाषाएं हैं उसको बता रहे हैं। सबसे 1 नंबर में है मंदारिन, दूसरा नंबर में है अंग्रेजी, तीसरा नंबर में है हिंदी, चौथा में है स्पेनिश और 5वां नंबर में है अरबी। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हर देश में जो है भाषा के 3 रूप मिलते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। इसको हम एक एक करके समझते हैं। बोलियां, ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नागपरी हो गया, खोरठा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, ये क्या है? बोलियां हैं। इसका ना ही कोई विस्तृत साहित्य होता है और ना ही ढंग का कोई व्याकरण होता है। दूसरा है हमारा परिनिष्ठित भाषा। इस भाषा का अपना साहित्य होता है और एक ढंग से एक व्याकरण भी होता है। हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब क्या है? परिनिष्ठित भाषा है। इन सभी का अपना एक साहित्य है और विस्तृत साहित्य है। तीसरा है हमारा राष्ट्रभाषा। तो प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रभाषा होता है। ये देश के काफ़ी बड़े समूहों द्वारा बोली जाती है। जैसे कि जर्मनी का राष्ट्रभाषा जर्मन हो गया, स्पेन का राष्ट्रभाषा स्पेनिश हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। गांधी जी ने सन 1917 में, इसको याद रखिएगा, गांधी जी ने सन 1917 में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ये क्वेश्चन भी पूछने लायक है कि गांधी जी ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा के लिए मान्यता प्रदान की थी? तो हिंदी भाषा को। कब की थी? सन 1917 में। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई। राष्ट्रभाषा नहीं, इसको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। हम लोग सभी समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। एक पॉइंट और है कि सन 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में राजभाषा प्रदान करने के लिए उसको सहमति जताई थी। लेकिन इसका जो है सन 1950 में कौन सा है? इसको अनुच्छेद को याद रखना, 343(1). इसके द्वारा जो है हिंदी को कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? सन 1950 में। सहमति कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को।
ठीक है, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। क्यों मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को? क्योंकि इसी तिथि को जो है संविधान सभा ने एकमत होकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई थी, इसलिए इसी डेट को जो हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलहाल अभी जो है वर्तमान में हमारे संविधान में कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं दर्ज है, तो टोटल 22 भाषाएं दर्ज है। हमने 22 भाषाओं का नाम भी लिख दिया है। हिंदी हो गया, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ एक क्वेश्चन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बनता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्रीय भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है, तो कौन सा है? संथाली। ये कई बार पूछा जा चुका है कि झारखंड का जो है एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है संथाली, जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग हिंदी भाषा का विकास को देखते हैं। तो हिंदी भाषा को जानने से पहले इसका कैसे विकास क्रम हुआ, तो थोड़ा सा संस्कृत पर संक्षेप में चर्चा कर लें। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे हम लोग आर्य भाषा या देवभाषा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है कि देवभाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। आर्य भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। तो ये हिंदी जो है इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है। यानी हिंदी कहाँ से आया है? संस्कृत से। इसलिए संस्कृत को जानना जरूरी है। अब हम इसके विकास क्रम को देखते हैं कि हिंदी कैसे आया, कैसे विकास करते हुए आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस प्रकार आया। तो सबसे पहले संस्कृत का प्रचलन था, उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी आया। तो एक किस समय की बात है? संस्कृत का प्रचलन कब था? 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच संस्कृत चलता था भारत में। उसके बाद पाली का प्रचलन आया। ये घटना है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी के बीच, यानी भारत में 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी के बीच में पाली भाषा का प्रचलन था। उसके बाद आता है प्राकृत भाषा। इसका प्रचलन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच था। और प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। इसका प्रचलन भारत में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच था। और इस अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी, जिसका प्रचलन 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। तो बीच में एक भाषा है अवहट। ये क्या है? इसको थोड़ा सा समझ लें। ये अवहट जो है ये संक्रमणकालीन भाषा है। अवहट क्या है? संक्रमणकालीन भाषा है। यानी जब हिंदी अपने प्रारंभिक स्वरूप में था तो उसमें अपभ्रंश का भी मिलावट था। यानी कि हम अवहट को कह सकते हैं कि अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, यानी अपने प्रारंभिक दौर का जो स्वरूप था उसका, उस समय का जो हिंदी का स्वरूप था उसी को हम लोग अवहट कहते हैं। तो इसका प्रचलन 800 से 1100 ईस्वी के बीच था। यानी अपभ्रंश के बाद हिंदी आया, लेकिन बीच में थोड़ा ये भी चल रहा था जो मिश्रित युक्त हिंदी था जिसमें अपभ्रंश मिला हुआ था, वो था अवहट। ठीक है। तो हमारी वर्तमान हिंदी जो है कहाँ से आया है? अर्थमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से। यानी उत्तरी भारत में जो है अपभ्रंश के 7 स्वरूप माने गए हैं, 7 भेद माने गए हैं। तो उनमें से जो है अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये भी प्राय पूछा जाता है कि हिंदी जो वर्तमान हिंदी है वो कहाँ से निकली है, तो वो अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो ये तो रहा हिंदी का। तो हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए देवनागरी लिपि के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि देवनागरी लिपि क्या है।
तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि जो है इसका विकास किस लिपि से हुआ, तो वो है ब्राह्मी लिपि। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। यानी देवनागरी लिपि है उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में। यानी जो खुदाई हुआ एक अनुमान के तहत बताया वो घटना 700 से 800 ईस्वी के आसपास बताया जा रहा है कि इस समय इसका शासनकाल था जयभट्ट का। तो इसी के एक शिलालेख में जो है देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग का प्रमाण मिलता है। कुछ ऑब्जेक्टिव बातें भी हैं जिसको जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बालबोध के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए कि देवनागरी लिपि को जो है महाराष्ट्र में बालबोध के नाम से जाना जाता है। एक और पॉइंट है कि देवनागरी लिपि प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी तक विकसित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि का कब बना, यानी कब विकसित हुआ, तो ये पहली से चौथी शताब्दी तक। ये कंफर्म डेट नहीं, एक अनुमान लगाया है कि पहली से चौथी शताब्दी तक देवनागरी लिपि का विकास हुआ और 7वीं शताब्दी से नियमित उपयोग में आने लगा। यानी 7वीं शताब्दी से अब तक ये जो है नियमित उपयोग में है। तो ये था देवनागरी लिपि के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी। तो आज ये हमारा भाषा का चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर हमारा आने वाला वीडियो का अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।